नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा भारत के पहले सैंडलवुड म्यूजियम के बारे में, जो कर्नाटका के मैसूरू शहर में बनकर तैयार हुआ है। इस म्यूजियम की इंपॉर्टेंस क्या है, सैंडलवुड के कंजर्वेशन का स्टेटस क्या है और सैंडलवुड में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं पिछले कुछ दशकों में, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो पहली बात आपको जो याद रखनी है वो ये कि ये म्यूजियम किसने बनाया है। तो ये कर्नाटका के वन विभाग ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सेटअप किया है इस म्यूजियम को। तो इस म्यूजियम के पीछे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इस तरह के म्यूजियम्स नहीं होते हैं, तो ये एक अनोखी पहल है और बहुत ही अच्छी पहल है। तो इसको स्थापित किया गया है मैसूरू शहर में और ये भारत का पहला ऐसा म्यूजियम है जो किसी पर्टिकुलर लकड़ी पे या पर्टिकुलर स्पीशीज की लकड़ी को दर्शाता है, उसके प्रोडक्ट्स को दर्शाता है। अब अगर आप मेरे लेक्चर्स के रेगुलर अपडेट्स पाना चाहते हैं तो मुझे सोशल मीडिया पर आप फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर। इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। महिपाल राठौड़ इज द हैंडल ऑन ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स। और टेलीग्राम चैनल पर आपको लेक्चर्स का पीडीएफ डाउनलोड करने को मिल जाएगा। अगेन, आपको महिपाल राठौड़ नाम से टेलीग्राम में सर्च करना है। स्टडी आईक्यू आईएएस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एक स्मार्ट कोर्स लेकर आया है। इस कोर्स की मदद से आप घर बैठे आईएएस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और इस कोर्स में आपको न केवल लेक्चर्स बल्कि अन्य कई फीचर्स मिलेंगे जो आप हमारी ऐप पर जाकर देख सकते हैं। और अब ये कोर्स बड़ी स्क्रीन पर यानी कंप्यूटर या लैपटॉप पर भी अवेल किया जा सकता है। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज लॉग ऑन टू studyIQ.com। ये म्यूजियम स्थित है कर्नाटका के मैसूरू शहर में। अब मैसूरू की अप्रोक्सीमेट लोकेशन आपको मालूम होनी चाहिए। दक्षिणी कर्नाटका का ये एरिया है और मैसूरू शहर के अंदर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप जानना चाहें तो सैंडलवुड डिपो है, फॉरेस्ट डिवीजन के ऑफिस के पास में। अगर आप कभी जाएं तो विजिट कर सकते हैं। इस म्यूजियम की स्पेसिफिकेशंस क्या है, देखो अभी कम स्पेस में खोला गया है, बहुत ही छोटा स्पेस है, 20x10 मीटर है, कुछ भी नहीं है। दिस इज हार्डली 200 स्क्वायर मीटर्स। लेकिन यहाँ की खासियत यह है कि अब इसको धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। एक शुरुआत तो हुई है। यहां पर एक स्पेसिमेन रखा गया है जो 60 साल पुराना ट्री ट्रंक है। एक सैंडलवुड पेड़ है, चंदन का पेड़ है जो 60 साल पुराना है। इसको प्रिजर्व करके यहाँ रखा है और इस म्यूजियम को स्थापित करने में इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी मदद ली गई है। तो अभी यहाँ पर कुछ इस तरह से स्पेसिमेंस रखे गए हैं। चंदन की लकड़ी है, पेड़ हैं, पेड़ के सैंपल्स हैं और बहुत तरह के सैंडलवुड के आइटम्स भी रखे गए हैं। इस म्यूजियम में चंदन के पेड़ की जो अलग अलग वैरायटीज हैं, टोटल 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंडलवुड हैं जो भारत में पाए जाते हैं, उन सभी के प्रोडक्ट्स को, उन पेड़ों को यहाँ पर डिस्प्ले पर रखा गया है। और सैंडलवुड प्रोडक्ट्स को भी रखा गया है जो बनाए जाते हैं कर्नाटका सोप एंड डिटर्जेंट्स लिमिटेड के द्वारा। कर्नाटका स्टेट आर्ट एंड क्राफ्ट्स एम्पोरियम, कावेरी एम्पोरियम इसका नाम है, और अन्य प्राइवेट फर्म्स हैं जो भी प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उनके प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पर डिस्प्ले पर रखा गया है। यहाँ पर एक 3D मॉडल है ट्री ट्रंक का, और जो भी स्पेसिमेंट्स यहाँ म्यूजियम में रखे हैं वो काफ़ी सारे ऐसे हैं जो इलीगली इधर उधर जा रहे थे, उनको सीज किया गया है कर्नाटका की सरकार, पुलिस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, और उनको यहाँ डिस्प्ले पर रखेंगे। और क्योंकि चंदन की लकड़ी बहुत ही कीमती होती है तो इसीलिए यहाँ पर सिक्योरिटी का भी खास ख्याल रखा जाएगा। तो कर्नाटका के मंत्री हैं एसटी सोमशेखर, इन्होंने इस म्यूजियम में जाकर इसको इनॉग्रेट किया था। वैसे जहां तक मैंने न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े हैं, मुझे कहीं फॉर्मल इनॉग्रेशन की न्यूज़ नहीं मिली। अगर आप मैसूरू या कर्नाटका से हैं तो मुझे थोड़ा इस बारे में आप लोग क्लैरिफाई कीजिए, क्योंकि म्यूजियम 5 दिसंबर को शुरू तो हो गया है लेकिन कोई ऐसी बहुत बड़ी सेरेमनी की न्यूज़ मुझे तो नहीं मिली है। एनीवेज, वो हमारे लिए रेलेवेंट भी नहीं है, हमें तो बस ये जानकारी होनी चाहिए कि म्यूजियम क्यों है, क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, तो इस तरह के डिस्प्लेज यहाँ पर, डिस्प्ले पर कई तरह के चंदन की लकड़ी रखी गई है। और अब मैसूरू शहर में टोटल 7 म्यूजियम बन चुके हैं। तो यहाँ पर एक फोकलोर म्यूजियम है, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, इंदिरा गांधी एंथ्रोपोलॉजी म्यूजियम, जय चामराज आर्ट गैलरी, नासी कावेरी म्यूजियम, मैसूर रॉयल हिस्ट्री म्यूजियम और सैंडलवुड म्यूजियम। तो मैसूरू को अब कई बार म्यूजियम सिटी भी कहा जाने लगा है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे म्यूजियम्स हैं। तो सैंडलवुड स्टेट कर्नाटका के मैसूरू शहर में ये म्यूजियम 2 महीने के अंदर सेटअप किया गया है और इसको अभी थोड़ा जल्दी सेटअप करके शुरू किया गया है क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इसकी लोकेशन अब चेंज होगी। मैं आपको आगे बताता हूँ कहाँ पर होगी। इसका पर्पस क्या है, लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ाना अबाउट द ट्री एंड द स्पीशीज, यानी सैंडलवुड पेड़ के बारे में ज़्यादा जानकारी लोगों को मिले, सेंस ऑफ कंजर्वेशन आए, क्योंकि अभी सैंडलवुड की कटाई बहुत ज़्यादा होने लगी है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है पिछले कई दशकों से, तो इसको कंजर्व करने की आवश्यकता है, इसको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिले और सैंडलवुड का प्लांटेशन बढ़े। तो यहाँ पर कई सारी जानकारी मिलेगी, रिसर्च वर्क्स मिलेंगे सैंडलवुड के ऊपर जो हुए हैं, सभी कुछ डिस्प्ले पर रखा जाएगा। तो जो भी विजिटर्स यहाँ आएंगे वो सैंडलवुड के क्लासिफिकेशन के बारे में जान सकते हैं, उसको कैसे प्लांटेशन को कैसे करते हैं, फार्मिंग टेक्निक्स क्या है, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो ये सारी जानकारियाँ पोस्टर्स के माध्यम से यहाँ पर दी जाएगी। अब फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि पिछले कई सालों में जो सैंडलवुड पेड़ है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है इस एरिया में, मैसूरू रीजन में।
तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। उसका इलीगली कई बार कटाई भी हुई है। आपने नाम सुना होगा चंदन तस्कर वीरप्पन, जिसको बहुत साल पहले मार गिराया गया था। वो मेनली उसका फाइनेंस यहीं से आता था कि वो चंदन के पेड़ों को जंगल में काट के इलीगली बेचा करता था। लेकिन अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चाहता है कि सैंडलवुड के पेड़ों का जो कवर है वो इंक्रीज हो, और इस म्यूजियम के माध्यम से वो एक शुरुआत करना चाहते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सैंडलवुड के सैपलिंग्स को लाएगा अपनी अलग अलग नर्सरीज से, और यहाँ से भी आप उसे ले जा सकते हैं। लेकिन अब बात ये चल रही है कि शायद ये म्यूजियम शिफ्ट कर दिया जाएगा टू द मैसूर पैलेस। तो मैसूर पैलेस मैसूरू शहर का सबसे बड़ा लैंडमार्क है। वहां पर लाखों टूरिस्ट हर साल आते हैं। तो ऑलरेडी जब लाखों टूरिस्ट वहां पर आ रहे हैं तो एक फॉरेस्ट ऑफिस में कौन देखने जाएगा कोई एक पर्टिकुलर डिस्प्ले को। तो इसीलिए बेहतर यही रहेगा कि इसको शिफ्ट कर दिया जाए मैसूर पैलेस में। और एक और प्रॉब्लम है कि वो जो अरण्य भवन है वहां पर ज़्यादा स्पेस भी नहीं है। मैंने आपको बताया कितने कम स्पेस में वो म्यूजियम चालू हुआ है अभी। तो कोशिश ये करी जा रही है कि इसको पैलेस प्रेमिसेस में कहीं ना कहीं शिफ्ट कर दिया जाए। तो हो सकता है इस साल उसको शिफ्ट कर देंगे, तो पैलेस में आने वाले जो टूरिस्ट हैं वो इस डिस्प्ले को भी आसानी से देख सकें और इस पूरे डिस्प्ले को अच्छे से जगह भी मिल जाए। और यहाँ पर पैलेस प्रेमाइसेस में ऑडिटोरियम बनाने का प्लान है। प्रोजेक्टर स्क्रीन लगेगी, तो जो अभी पोस्टर पे है वो सब डिजिटल स्क्रीन्स पर चला जाएगा, और सीटिंग अरेंजमेंट्स होंगे। कुल मिलाकर टूरिस्ट के लिए अच्छी व्यवस्था कर दी जाएगी, और टूरिस्ट के बेहतर एक्सपीरियंस के लिए उन्हें ऑडियो गाइड्स भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं। आइए अब इस पेड़ के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो इंडियन सैंडलवुड, भारत का जो चंदन का पेड़ है वो हमारे यहाँ का नेटिव है। दक्षिणी भारत और साउथ ईस्ट एशिया में ये नेटिव प्लांट होता है। ये इस तरह का पेड़ है, हालांकि ये तो बहुत ही बड़ा पेड़ है, काफ़ी सालों से ग्रो हो रहा है। इस तरह का पेड़ का मैंने आपको फोटो दिखाया है। तो इसको बढ़ने में काफ़ी समय लगता है, और इसका साइंटिफिक नाम क्या है ये आपको याद होना चाहिए। सेंटालम एल्बम, ये इसका साइंटिफिक नेम है, और ये IUCN के द्वारा वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि चंदन का पेड़, जो हम सोचते हैं कि भारत में तो बहुत आम होगा, दक्षिण भारत में खास करके, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका बहुत ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ है और इसका एरिया धीरे धीरे कम हो गया है, इसलिए इसको IUCN ने वल्नरेबल कैटेगरी में रखा था। तो इस पेड़ के जो रूट्स होते हैं और इसका जो सैप वुड होता है, इसका जो तना है, वहां से एक ऑयल निकाला जाता है, येलो एरोमेटिक ऑयल, जिसको हम कहते हैं सैंडलवुड ऑयल, चंदन का तेल, जिसका भारत के कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंस है। इसका इस्तेमाल कई जगह किया जाता है, रिलीजियस पर्पसेस के लिए किया जाता है। कई लोग इससे प्रोडक्ट्स बनाते हैं बहुत तरह के, उसका फर्नीचर में यूज़ किया जाता है। और इस तेल की खासियत यह है कि जो इसकी खुशबू है वो लकड़ी के आर्टिकल्स में बहुत समय तक रहती है। तो इस चंदन के तेल का इस्तेमाल जिन फर्नीचर आइटम्स में किया जाएगा वहाँ पर उनमें बहुत सालों तक इसकी महक आती रहती है। ये ऑयल बनता कैसे है? स्टीम डिस्टिलेशन किया जाता है लकड़ी का, और फिर उस ऑयल को इस्तेमाल किया जाता है परफ्यूम, सोप, कैंडल, इंसेंस और फोक मेडिसिन में। चंदन की लकड़ी जो है वो कई धार्मिक अनुष्ठानों में भी काम आती है। वैसे कुछ जगहों पर उसका फ्यूनरल में भी इस्तेमाल किया जाता है, फ्यूनरल में उसका खास यूज़ है, और कई रिलीजियस सेरेमनीज में उसका यूज़ होता है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो पेड़ है ये बहुत धीरे उगता है। इसको 30 साल लग जाते हैं उस स्टेज में आने के लिए कि जहाँ पर आप इससे लकड़ी निकाल सको। वैसे ये इसका जो तना है वो बहुत ही पतला होता है, और लगभग 30 साल के बाद ये पेड़ उतनी मोटाई पकड़ पाता है जिसमें इसको काट कर लकड़ी का कुछ इस्तेमाल किया जा सके। तो इसीलिए ये इकोनॉमिकली यूजफुल थिकनेस अटेन करने में जब इतना समय लगता है तो लोग इसको अब उगाना प्रेफर नहीं करते। क्योंकि आप सोचिए, आज अगर मैं अपने फार्म पर सैंडलवुड उगाना शुरू करूं तो मेरी ज़िंदगी में तो मैं इसका प्रॉफिट देख ही नहीं पाऊंगा, मेरे बच्चे ज़रूर देख लेंगे 30 साल बाद। तो 30 साल का जो ये टाइम पीरियड है, इसके कारण अब लोग इसको थोड़ा सा अवॉइड भी करने लगे हैं। कर्नाटका का जो ये मैसूरू डिवीजन है, इसको एक समय में श्रीगंधदा नाडु कहते थे, लैंड ऑफ सैंडलवुड। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट। इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, आई अपोलोजाइज इन एडवांस टू एनीवन हु मे बी ऑफेंडेड। तो ये जो एरिया है इसको श्रीगंधदा नाडु इसलिए कहते थे क्योंकि यहाँ सैंडलवुड बहुत बहुतायत में पाया जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ये पेड़ का कवर कम होता जा रहा है, सैंडलवुड रिजर्व्स डिप्लीट होते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की चिंता भी बढ़ती जा रही है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही नहीं, बल्कि मैं आपको बता दूं कि जो सोप बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं, जो क्या बनाती हैं, मैसूर सैंडल सोप, जिसको GI टैग भी मिला हुआ है, वो फैक्ट्रीज अब अपने 25 to 30% कैपेसिटी पर ही ऑपरेट कर रही है। उनके पास कैपेसिटी है ज़्यादा साबुन बनाने की, लेकिन उनके पास रॉ मटेरियल नहीं है, चंदन की लकड़ी नहीं आ रही है इतनी आ रही है जिससे ये सोप बनाया जा सके, दूसरे प्रोडक्ट्स बनाए जा सकें। भारत के चंदन की पेड़ की लकड़ी की डिमांड दुनिया भर के मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसका जो अल्फा सेंटेलॉल कंटेंट है वो काफ़ी हाई होता है। ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसके कारण उसकी वो स्मेल आती है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसके कारण बेसिकली इसकी क्वालिटीज़ आती हैं। लेकिन अब क्योंकि इतने बड़े पेड़ ही नहीं बचे, साइजेबल ट्रीज़ नहीं है, तो इसका फर्नीचर तो अब बहुत ही कम मिलता है। अगर आपको चंदन की लकड़ी का फर्नीचर चाहिए तो आपको पुराना फर्नीचर ही मिलेगा, रीमॉडल या फिर पुराने फर्नीचर को ही आप खरीद पाएंगे।
नया फर्नीचर तो बहुत ही मुश्किल हो चुका है, तो फाइन वुड वर्क जो है अब उसमें आपको बहुत कम इसका यूज़ देखने को मिलेगा। तो अब सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कर रही है? तो देखो, सैंडलवुड कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपने स्तर पर इस चंदन के पेड़ के सैपलिंग्स, छोटे पौधे सब्सिडाइज्ड कॉस्ट पर बांटने शुरू कर दिए हैं। तो अगर आपके पास ज़मीन है, आप चंदन की लकड़ी, चंदन के प्रोडक्ट्स चाहते हैं, कमर्शियल इसका यूजेज चाहते हैं, तो आप अपनी ज़मीन पर इन पौधों को उगा सकते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेकर। लेकिन फिर भी लोग ज़्यादा उगाना नहीं चाहते। दो कारण हैं। पहला, सेफ्टी इशू। होता क्या है, चंदन के पेड़ लोग काट के ले जाते हैं, ये भी तो एक बहुत बड़ी समस्या है। अब आप कितना प्रोटेक्ट कर लोगे, कोई ना कोई आके कभी ना कभी पेड़ काट के ले जाता है। इनफैक्ट घरों से काट के ले जाते हैं। किसी के घर में अगर पुराना चंदन का पेड़ है, आप अक्सर न्यूज़ में पढ़ोगे कि चोर पूरा चंदन का पेड़ काट के ले गए और लाखों रुपए की लकड़ी उससे निकल जाती है, अगर कोई बहुत पुराना पेड़ है। तो एक तो सेफ्टी इशू है और दूसरा, इसको बढ़ने में बहुत टाइम लगता है, 30 साल तक भी लग जाते हैं। तो इसीलिए लोग अब ज़्यादा इसका कल्टीवेशन करना नहीं चाहते हैं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो हर साल 5 से 10 हज़ार पौधे तैयार कर रहा है अपनी नर्सरीज में, लेकिन अभी भी लोग इतना इसको कमर्शियली यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि एक और कारण है कि आप चंदन की लकड़ी को बाहर नहीं बेच सकते, आप मार्केट में ओपनली नहीं बेच सकते उसको। आपको कर्नाटका सोप एंड डिटर्जेंट्स लिमिटेड, जो कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी, जो ये मैसूर सैंडल सोप बनाती है, उसको ही देना ज़रूरी है। तो आप इन्हीं को दे सकते हैं, इसके अलावा किसी और को बेच नहीं सकते हैं। तो ये ट्रेड बहुत ही रेगुलेटेड है और सैंडलवुड जो सप्लाई होता है डिपो पे फार्मर्स के द्वारा, वो कैटेगराइज किया जाता है, फिर उसकी क्वालिटी के अनुसार उसका रेट तय होता है और फिर उसको सैंडलवुड डिपो में स्टोर किया जाता है। और फिर वो स्टोर्ड प्रोडक्ट जो है वो 2 साल में एक बार ऑक्शन होता है और फिर ऑक्शन में जो उसको खरीदते हैं वो आगे उससे फर्नीचर वगैरह बना सकते हैं। तो फाइनली अब गवर्नमेंट का और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का यही लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कल्टीवेशन बढ़ाया जाए सैंडलवुड का, लोगों के लिए उसको ल्यूक्रेटिव बनाया जाए, और इस म्यूजियम के माध्यम से यही एक कोशिश इन्होंने करी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।